हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा गया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के बाद। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ और टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया जाए, तो मुझे भी उनकी ये बात अच्छी लगी है। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं होगा इस चैप्टर का, बल्कि इसके बाद कुछ और टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में भी जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं वो हमारे इस कोर्स का मेन टॉपिक नहीं है। आज हम सेट्स की कार्डिनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इन टॉपिक्स को आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेट थ्योरी के अंदर। हम इनको बस रिवाइज करेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, लिखेंगे। इनकी हमें वक्तन फ़वक्तन ड्यूरिंग नेक्स्ट लेक्चर ज़रूरत पेश आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं सेट की कार्डिनैलिटी के बारे में कि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। हम बात करना चाहते हैं सेट की कार्डिनैलिटी यानी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। कार्डिनैलिटी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। अगर आपके पास दो सेट्स हों A और B, आप एक रूल डिफाइन करें सेट A से सेट B पर, जो सेट A के हर एलिमेंट को सेट B के किसी एक एलिमेंट से रिलेट कर दे। एक ऐसा रूल जो सेट A के हर एलिमेंट को, एक बात, हर एलिमेंट को सेट B के किसी एक एलिमेंट से रिलेट करे। यानी सेट B के साथ जब वो रिलेशन बनाए तो एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही रिलेशन बनाए। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट A 1 2 3 है, सेट B अल्फा बीटा और गैमा और से डेल्टा भी है। सेट A के हर एलिमेंट की रिलेशन बनाए, से 1 की रिलेशन बीटा से बना ली, 1 की रिलेशन बनाई है। कितनी रिलेशंस बनाई हैं, कितने एलिमेंट्स के साथ इसको जोड़ा है सेट B के एक एलिमेंट के साथ। 2 को भी सेट B के किसी एक एलिमेंट से ही जोड़ दे और 3 को भी सेट B के किसी एक एलिमेंट से ही जोड़ दे। सेट A के हर एलिमेंट को इसने जोड़ दिया है, सेट A के हर एलिमेंट की रिलेशन बना ली है, 1 की भी यूनिक रिलेशन बनाई है, 2 की भी यूनिक रिलेशन बनाई है, 3 की भी यूनिक रिलेशन बनाई है। हम कहेंगे ये फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है वो इक्वल है अल्फा के f ऑफ 2, यानी 2 की इमेज वो बीटा हमने रखी है, 3 की इमेज f ऑफ 3 को हमने डेल्टा रख लिया है। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन की। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा डिटेल के साथ आप इसको सेट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे और ये फंक्शन की डेफिनेशन तो आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह से हम एक फंक्शन को कहते हैं वो 1 1 है, जब हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो। जैसे मैंने ऊपर जो फंक्शन बनाया है उसमें 1 की इमेज और 2 की इमेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, 1 और 3 की इमेज भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, 3 और 2 की इमेज भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जब सारी इमेजेस एक दूसरे से डिफरेंट हो तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। और एक फंक्शन जिसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट फारिग ना रह जाए, किसी ना किसी सेट A के एलिमेंट से जुड़ जाए। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, दूसरे सेट के ऊपर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। जैसे यहाँ पे दूसरे सेट का एक एलिमेंट गैमा ऐसा है जो किसी के साथ असाइन नहीं हो सका है, जो किसी की भी इमेज नहीं बन सका है। लेकिन अगर हम दूसरे सेट में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि दूसरे सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बनेगा तो हम उस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। यानी ये जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया है ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल आ जाए। रेंज का मतलब है सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर सेट B का एक एलिमेंट गैमा है जो किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है।
आप सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। बाज़ औक़ात आप ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, और बाज़ औक़ात आप पूरा जोर लगाने के बाद भी 1 1 और ऑन टू टाइप का फंक्शन दो सेट्स के दरमियान नहीं बना सकते हैं। इस सेट पे आप चाहे फंक्शन की डेफिनेशन बदल दें, 1 2 3 की इमेजेस बदलते चले जाएं, आप कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते हैं। अगर फर्ज करें मैं सेट ए लूं 1 2 और 3, सेट बी लूं अल्फा और बीटा, मैं सेट ए से बी पर ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करूं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 की इमेज मैंने अल्फा रख ली, 2 की इमेज मैंने बीटा रख ली, 3 की इमेज मुझे अल्फा या बीटा में से ही किसी एक को रखना होगा। 3 की इमेज फर्ज करें मैंने बीटा रख ली। अब जो मैंने फंक्शन बनाया है ये फंक्शन ऑन टू है, दूसरे सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहा है, लेकिन अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 फंक्शन उस वक्त होता है जब हर एलिमेंट की इमेज एक दूसरे से डिफरेंट आए। यहाँ पर 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज डिफरेंट नहीं बल्कि सेम है। इस एग्जांपल में मैं फंक्शन की डेफिनेशन बदल भी दूं, 1 2 3 की इमेजेस बदल भी दूं, तो मैं 1 1 फंक्शन बना सकता हूं, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकता। और इस एग्जांपल में मैं ऑन टू फंक्शन हमेशा बना सकता हूं, ना भी बनाना चाहूँ तो अलग बात है, लेकिन बना सकता हूँ। लेकिन 1 1 फंक्शन जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ नहीं बना पाऊंगा। फर्ज करें मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेट ए मैंने ले लिया 1 2 और 3, और सेट बी जो है वो मैंने ले लिया अल्फा बीटा और गैमा। मैं इन दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मैंने आपके सामने ये एक फंक्शन बनाया है, ये 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ जो 1 1 ना हो या जो ऑन टू ना हो, और ऐसे भी बना सकता हूँ जैसे मैंने आपके सामने बनाया है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये जो इस वाली एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें मैं कोशिश करके भी 1 1 फंक्शन नहीं बना सकता, और अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो मैं कोशिश करके भी डेफिनेशन तब्दील करके भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकता। यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, कोई ना कोई एक एलिमेंट इमेज बनने से बच जाएगा। कम अज कम एक से ज्यादा भी आप बचा सकते हैं, लेकिन कम अज कम एक जरूर ऐसा होगा दूसरे सेट में से जो इमेज नहीं बन पाएगा। जरा गौर करें इन तीनों एग्जांपल्स में कि यहाँ पर मैं ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं बना सकता, यहाँ पर मैं 1 1 फंक्शन क्यों नहीं बना सकता, और यहाँ पर मैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्यों बना सकता हूँ। अगर मैं किसी सेट ए में ए बार का मतलब लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी बार का मतलब लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इस एग्जांपल में देखें कि बी में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो ए के एलिमेंट्स की तादाद से ज़्यादा है। इस वजह से मैं यहाँ पे कोशिश करके भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकता। इस एग्जांपल में गौर करें, जो बी में एलिमेंट्स की तादाद है वो सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद से कम है। इस वजह से मैं कोशिश करके भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकता। इस एग्जांपल में सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद और सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद सेम है, यहाँ मैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन बना सकता हूँ। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन सिर्फ ऐसे दो सेट्स में बनाया जा सकता है जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम डिफाइन करने लगे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में एलिमेंट्स की तादाद कैसे डिनोट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें याद रखना चाहिए कि दो सेट्स में अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी तो फिर उनके दरमियान 1 1 और ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो बनाया जा सकता है। अगर एलिमेंट्स की तादाद किसी एक में कम और किसी दूसरे में ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना मुमकिन नहीं होगा। इन बातों को याद रखते हुए
कि कैसे दो सेट्स में बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है, हम डिफाइन करने लगे हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। लेकिन कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट को डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करने लगे हैं इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। क्या डिफाइन करने लगे हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो कौन से सेट्स होते हैं। अगर हमारे पास फर्ज करें ए और बी दो सेट्स हैं, अगर हम सेट ए और सेट बी के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकें, सेट ए से बी पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकें, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है। दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, आप सेट ए से सेट बी पर एक ऐसा फंक्शन बना सकें जो बाइजेक्टिव है, तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट है और ये उसकी नोटेशन होगी। आपको मालूम हो गया कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। ये जो सेटों के दरमियान इक्विवेलेंट होने की रिलेशन है कि कौन से दो सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये किस तरह से है, जब भी आप कोई एक सेट ए लें तो सेट ए से ए पर आप एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, यानी सेट ए हमेशा सेट ए के इक्विवेलेंट होता है। कैसे इक्विवेलेंट होता है, आप छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ये सेट 1 2 3 है, दूसरा सेट भी 1 2 3 है, अगर आप सीधी सी इमेजेस रख लें, 1 की इमेज 1 रख लें, 2 की इमेज 2 रख लें, 3 की इमेज 3 रख लें, यानी पहले सेट का जो एलिमेंट लें उसको दूसरे सेट के उसी एलिमेंट से रिलेट कर दें। पहले सेट के एलिमेंट x की दूसरे सेट में x ही के साथ रिलेशन बना लें, x की इमेज x को ही रख लें, तो ये फंक्शन दोनों सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये रिलेशन हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अगर आपको सेट ए से बी पर बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है तो फिर आपको सेट बी से ए पर भी बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है। और ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर आपको ए से बी पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया है और आपको बी से सी पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया है, तो फिर आपको ए से सी पर भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन की है सेट्स के दरमियान इक्विवेलेंट होने की, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का फ़ायदा क्या है? कहने का फ़ायदा बेसिकली ये है कि इस रिलेशन की मदद से हम डिफाइन करने लगे हैं सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। हम पहले डिफाइन करने लगे हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। क्या ख्याल है आपका, कैसे सेट को फाइनाइट कहेंगे? एक ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहेंगे जो एम्प्टी हो या जिसमें एलिमेंट्स की तादाद आप गिन सकते हो। हम कहते हैं कि एक सेट फाइनाइट सेट होगा अगर पहली बात वो एम्प्टी सेट हो, तब हम उसको फाइनाइट कहेंगे। और अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो वो इक्विवेलेंट हो एक ऐसे सेट के जिसमें n एलिमेंट्स हैं। और इक्विवेलेंट होने का मतलब है उनमें बाइजेक्शन मौजूद है। और जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल देकर बताया था कि बाइजेक्शन मौजूद होने का मतलब है दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम है। अगर सेट ए से इस सेट में 1 2 3 से n वाले, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, बाइजेक्शन मौजूद हो, तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होगा? ऐसा सेट जो एम्प्टी हो उसको भी फाइनाइट सेट कहेंगे, या ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो, यानी जो इक्विवेलेंट हो एक ऐसे सेट के जिसमें n एलिमेंट्स हैं। नेचुरल नंबर्स की मदद से हमने n एलिमेंट्स वाला सेट फिक्स कर लिया है। 1 2 3 से लेकर n तक जो है ये एक ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सेट ले लूँ 1 2 3 तो इसमें हमेशा 3 एलिमेंट्स हैं। मैं आसानी से बता सकता हूँ 1 2 3 4 ले लूँ तो उसमें हमेशा 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सेट ले लूँ 1 2 3 से लेकर n तक तो हमें मालूम है इस सेट में n एलिमेंट्स हैं। हर वो सेट जो इस सेट के इक्विवेलेंट होगा वो फाइनाइट सेट है। अगर कोई सेट एम्प्टी हो या कोई ऐसा सेट जो इस सेट के इक्विवेलेंट हो जिसमें n एलिमेंट्स हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं, वो सेट क्या होगा? वो सेट फाइनाइट सेट होगा। इसी की मदद से हम डिफाइन करने लगे हैं सेट की कार्डिनैलिटी। एम्प्टी सेट में आपके ख्याल से कितने एलिमेंट्स होंगे? एम्प्टी सेट
आपको याद है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कार्डिनलिटी हम कहने लगे हैं सेट में एलिमेंट्स की तादाद को। तो ए सेट अगर एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं, कोई एलिमेंट नहीं है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट में हम एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी को 0 कह रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो हर वो सेट जो 1 2 3 से n वाले सेट के इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी n ही होंगे। अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी 0 है, और अगर कोई और सेट है, फर्ज करें A, और वो इक्विवेलेंट है किस सेट के, इस सेट के 1 2 3 से n तक, तो हम कहेंगे उसकी कार्डिनलिटी n है। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी, अगर वो सेट फाइनाइट है तो उस सेट की कार्डिनलिटी या तो 0 होगी अगर वो एम्प्टी है, और अगर वो सेट एम्प्टी नहीं है बल्कि एक ऐसे सेट के इक्विवेलेंट है जो 1 2 3 से लेकर n तक जा रहा है, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, इस सेट में हमें पता है n एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे उस सेट में भी n एलिमेंट्स हैं, उस सेट A की कार्डिनलिटी n है। अगर सेट फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी या तो 0 होगी या उसकी कार्डिनलिटी n होगी। हमें मालूम हो गया कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है। दो तरह के सेट्स फाइनाइट होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट हो 1 2 3 से लेकर n वाले सेट के, जिसमें n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। और फाइनाइट सेट में कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम्प्टी होगा तो 0 होंगे, और अगर वो 1 2 3 से n वाले सेट के इक्विवेलेंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n होंगे। हमने देख लिया फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। सोचें कि इन्फिनिट सेट क्या होता है और इन्फिनिट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपने इनमें से किसी बात का भी प्रूफ नहीं किया है, सिर्फ लिख दी हैं। याद रहे ये टॉपिक हमारा मेन टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसको आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेट थ्योरी के अंदर। हम जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो हमारे मेन कोर्स में शामिल हैं, वो सारे टॉपिक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है। मैंने आपसे कहा कि आप सोचें कि इन्फिनिट सेट क्या होता है। जी, इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन करने लगे हैं। हम एक सेट को इन्फिनिट सेट कहते हैं। कब कहते हैं? आपने अभी देखा है कि अगर सेट A में एलिमेंट्स की तादाद कम हो, सेट B में एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो, तो हम उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बना सकते, उनको इक्विवेलेंट प्रूफ नहीं कर सकते। सेट A में कम और B में ज़्यादा हो, सेट A में ज़्यादा सेट B में कम हो, उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनाया जा सकता है। सेट A और B में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तभी हम उनमें बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हमने फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी डिफाइन की है। इन्फिनिट सेट ऐसे सेट को कहेंगे जिसमें सेट A जो है सेट A के ही किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए, जिसमें लग ये रहा हो कि एलिमेंट्स की तादाद कम है लेकिन उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया जा सके। फर्ज करें हमारे पास एक सेट A है और ये सेट A एक सेट B के इक्विवेलेंट हो गया है, जहाँ पे B A का सबसेट है, B A के इक्विवेलेंट नहीं है, B एम्प्टी सेट भी नहीं है। अगर सेट A अपने ही किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट आ जाए, सेट A अपने ही किसी प्रॉपर सबसेट के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन बना रहा हो, तो हम कहेंगे सेट A इन्फिनिट सेट है। फाइनाइट सेट्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। फाइनाइट सेट सिर्फ वो इक्विवेलेंट होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है, जिनमें एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, जो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन्फिनिट सेट्स में कोई एक सेट
अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है, जिसमें हमें लगता है ज़ाहिरी तौर पे कि सेट ए में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, सेट बी में एलिमेंट्स कम हैं, लेकिन उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे सेट ए फाइनाइट नहीं है, सेट ए इन्फिनिट सेट है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो एक इन्फिनिट सेट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक इन्फिनिट सेट है तो मुझे n के ही एक प्रॉपर सबसेट के साथ बाइजेक्शन फंक्शन मिल जाना चाहिए। n जो है वो हमें मालूम है 1 2 3 से लेकर सो ऑन है, इसका एक प्रॉपर सबसेट मैंने e लिया है। e क्लियरली n के बराबर नहीं है, e क्लियरली एम्प्टी सेट नहीं है और e n का सबसेट भी है। e n का एक प्रॉपर सबसेट है, इसमें मैंने इवन नंबर्स रखे हैं, n नेचुरल नंबर्स हैं और इन दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। किस फार्मूले से बना सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं f एक फंक्शन बना लूं n से e पर और इस फंक्शन का फार्मूला रख लूं f of x इज इक्वल टू 2x। 1 की इमेज 2 बन जाएगी, 2 की इमेज 4 बन जाएगी, 3 की इमेज 6 बन जाएगी। ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन 2 भी है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। n जो है वो अपने एक ऐसे सबसेट के इक्विवेलेंट आ रहा है जो ना तो n के इक्वल है, जो ना तो एम्प्टी है। तो इसका मतलब है ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है। तो याद रहे इन्फिनिट सेट कौन से सेट को कहेंगे? एक ऐसे सेट को हम इन्फिनिट सेट कहेंगे जो अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए। फाइनाइट सेट्स में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई सेट अपने ही प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए तो हम कहेंगे वो एक इन्फिनिट सेट है। अगर हम n की कार्डिनैलिटी कहना चाहें कि n की कार्डिनैलिटी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी क्या है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको मालूम है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट नहीं है, ये एक इन्फिनिट सेट है। इसमें एलिमेंट्स को आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स को आप अल्फ़ा कह सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को आप एल्फ नल कह सकते हैं और हर वो सेट जो इसके इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनैलिटी भी हम यही कहेंगे, चाहे वो इसका प्रॉपर सबसेट ही क्यों ना हो। जैसे हमने फाइनाइट केस में कार्डिनैलिटी डिफाइन की है कि जब दो सेट्स इक्विवेलेंट हो, उनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन मौजूद हो तो उनकी कार्डिनैलिटी सेम होती है, उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अगर हम इन्फिनिटी कह लें, एल्फ नल कह लें या अल्फ़ा कह लें तो हर वो सेट जो इसके इक्विवेलेंट है उसकी कार्डिनैलिटी भी एल्फ नल इन्फिनिटी ही होगी। यानी आप कह सकते हैं इवन नंबर्स वाले सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो भी एल्फ नल अल्फ़ा या इन्फिनिटी ही है। गो के लगता ये है कि इवन नंबर्स तादाद में कम हैं, नेचुरल नंबर्स तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन कार्डिनैलिटी के रिस्पेक्ट से दोनों में एलिमेंट्स की तादाद को हम कहेंगे सेम है, दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। आम सेट्स के अंदर अगर वो फाइनाइट हों, ए और बी फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट्स हों, ए की कार्डिनैलिटी जो है वो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास m हो और बी की कार्डिनैलिटी n हो, तो A यूनियन B जो है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? A और B दो सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, A की कार्डिनैलिटी m है, B की कार्डिनैलिटी n है, जहाँ पर m और n कोई नेचुरल नंबर हैं। इनके यूनियन की कार्डिनैलिटी क्या होगी? यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? फर्ज करें आपके पास सेट A जो है वो 1 2 और 3 है, इसकी कार्डिनैलिटी आप देख सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है। एक सेट हमारे पास B है, B फर्ज करें मेरे पास 2 और 4 है, B की कार्डिनैलिटी 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं। A यूनियन B अगर आप बनाएं तो A यूनियन B बनेगा 1 2 और 3 और 4। A यूनियन B की कार्डिनैलिटी जो है वो कितनी है? वो 4 है। क्या इसमें और A की कार्डिनैलिटी और B की कार्डिनैलिटीज में कोई रिलेशन मौजूद है? जो A यूनियन B की कार्डिनैलिटी है वो लेसर इक्वल है A की कार्डिनैलिटी प्लस B की कार्डिनैलिटी। A और B की कार्डिनैलिटीज का सम लें तो वो 5 आ रही है। A यूनियन B की कार्डिनैलिटी 4 जो कि उससे लेस है, लेकिन मैंने कहा रिलेशन लेसर इक्वल की है।
गैस करें इक्वालिटी कब होगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों आ रही है? यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही है इस एक एलिमेंट की वजह से जो दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन एलिमेंट मौजूद ना होता तो यूनियन में इसके भी सारे लिख लेते, इसके भी सारे लिख लेते, तो फिर कार्डिनलिटी इक्वल आ जाती है। यही रिजल्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है कि अगर ए और बी हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हों, ए की कार्डिनलिटी m और b की कार्डिनलिटी n हो, तो a यूनियन b की कार्डिनलिटी लेसर इक्वल होगी a की कार्डिनलिटी प्लस b की कार्डिनलिटी से। और ये कार्डिनलिटी इक्वल आ सकती है। कब इक्वल आ सकती है? a यूनियन b की कार्डिनलिटी a की कार्डिनलिटी प्लस b की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी अगर a और b डिसजॉइंट हो, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये छोटा सा रिजल्ट है कार्डिनलिटी के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के बारे में। फिर याद रहे मैं इन चीज़ों के प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। इन चीज़ों के प्रूफ आप देखेंगे सेट थ्योरी के अंदर। मैंने चूँकि इनका इस्तेमाल करना है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पेश आनी है, इसलिए मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर स्ट्रिक्टली लेस है। जनरली लेसर इक्वल होगी। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी से लेसर इक्वल होगी। एक और रिजल्ट हम देखने लगे हैं। अगर फर्ज करें सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट हो और सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, तो ए माइनस बी में एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी? फर्ज करें आपके पास जो सेट ए है वो है नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो सेट बी है वो फर्ज करें आपके पास सिर्फ 1 है। ए में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ए में से बी को माइनस कर दें तो जो मेरे पास सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 3 4 से लेकर सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसमें भी इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास यही है। फर्ज करें ए आपके पास फाइनाइट सेट है, बी इन्फिनिट सेट है, तो बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? बी माइनस ए में इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे। बी माइनस ए भी एक इन्फिनिट सेट होगा। एग्जाम्पल मैंने ए माइनस बी के रेफरेंस से दी थी, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे स्टेटमेंट बी माइनस ए के रेफरेंस से लिखी हुई है, एक ही जैसी बात है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने घबराना नहीं है। ए माइनस बी या बी माइनस ए एक ही जैसी बात है। बस बात यह है कि अगर एक सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हों, दूसरे सेट में इन्फिनिट एलिमेंट्स हों, तो इन्फिनिट एलिमेंट्स वाले सेट में से फाइनाइट एलिमेंट्स वाले सेट को माइनस भी कर दें तो जो नया सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिट ही होंगे। फिर मैं इस थ्योरम का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। हम डिफाइन करने लगे हैं कि डीन्यूमेरेबल सेट जो है वो किसको कहते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। हमने कहा कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है, और हमने डिफाइन किया कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और हमने एग्जांपल ली कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है। और हमने ये भी देखा कि ऐसे सबसेट्स भी मौजूद हैं नेचुरल नंबर्स के जो प्रॉपर हैं और नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हैं। नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होगी, मैंने उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी इन्फिनिट है। इसको हम एल्फ नल, अल्फ़ा या इन्फिनिटी कहते हैं। हर वो सेट जो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी भी सेम ही होगी। इसी बात को हम डिफाइन कर रहे हैं डी न्यूमरेबल सेट्स में। हर वो सेट जो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है हम उसको कहते हैं वो एक डी न्यूमरेबल सेट है। हर वो सेट जो किसके इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर्स के, हम उसको डी न्यूमरेबल सेट कहते हैं। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उतने ही कहते हैं जितने नेचुरल नंबर्स में हैं। कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जो डी न्यूमरेबल है, उनकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो इंटीजर्स का सेट डी न्यूमरेबल है, इवन नंबर्स का सेट डी न्यूमरेबल है, ऑड नंबर्स का सेट डी न्यूमरेबल है, रैशनल नंबर्स का सेट डी न्यूमरेबल है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी, जी की कार्डिनलिटी
ई की कार्डिनैलिटी, ओ की कार्डिनैलिटी, रैशनल नंबर्स की कार्डिनैलिटी, इन सब की कार्डिनैलिटी सेम है। ये सारे डी न्यूमरेबल सेट्स हैं। तो याद रहे कौन सा सेट डी न्यूमरेबल होता है, जो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम करने लगे हैं कि काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल के वर्ड से आपने यह नहीं सोच लेना कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें, गिन सके, वो काउंटेबल सेट होता है। काउंटेबल सेट दो तरह का होता है। एक ये भी जो अभी मैंने कहा कि जिसमें एलिमेंट्स को आप गिन सकें, यानी जो फाइनाइट सेट हो, और ऐसा सेट भी जिसमें एलिमेंट्स ना गिन सकें लेकिन वो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो, यानी डी न्यूमरेबल सेट हो। काउंटेबल सेट क्या होता है? हम काउंटेबल सेट की डेफिनेशन कर रहे हैं कि हम एक सेट को काउंटेबल कहेंगे या तो ये फाइनाइट हो या ये डी न्यूमरेबल हो। फाइनाइट हो यानी एलिमेंट्स गिन सकते हो, वैसा ही मतलब जैसा काउंटेबल का आप लफ्जी मतलब समझते हैं, लेकिन एक ऐसा मतलब भी कि एलिमेंट्स इन्फिनिट हो लेकिन डी न्यूमरेबल हो, यानी उनके एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स की तादाद है। ऐसे सेट को हम काउंटेबल सेट कहते हैं। आपके जहन में ख्याल पैदा हो सकता है, क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद नेचुरल नंबर से भी ज़्यादा है? गो के नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स कितने हैं? इन्फिनिट हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ काउंटेबल सेट की, और काउंटेबल सेट ऐसे को कह रहा हूँ जो फाइनाइट है या डी न्यूमरेबल है, यानी जिसमें एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स जितने हैं, तो क्या नेचुरल नंबर से ज़्यादा भी एलिमेंट्स किसी सेट में होते हैं? जी, नेचुरल नंबर से ज़्यादा भी एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे सेट्स भी होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद नेचुरल नंबर से ज़्यादा हों, जो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट ना बन सकते हों, नेचुरल नंबर्स में उनमें बाइजेक्टिव फंक्शन ना बनाया जा सकता हो। लेकिन ऐसे सेट्स के बारे में देखने से पहले ज़रा काउंटेबल सेट्स की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। काउंटेबल सेट के एग्जाम्पल्स हमने कहा जो फाइनाइट हो या जो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर्स के, इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट, ये सारे काउंटेबल सेट्स हैं। और ऐसे सेट्स जो काउंटेबल नहीं हैं, जिनमें एलिमेंट्स की तादाद नेचुरल नंबर से भी ज़्यादा हैं, हम उनको कहते हैं वो अनकाउंटेबल सेट हैं या नॉन डी न्यूमरेबल सेट्स हैं। ऐसे सेट्स जो काउंटेबल नहीं हैं, जो फाइनाइट नहीं हैं, ना ही डी न्यूमरेबल हैं, हम उन सेट्स को कहते हैं वो अनकाउंटेबल सेट्स हैं। ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट नहीं है या जिनमें इन्फिनिट है और वो इन्फिनिट एलिमेंट्स की तादाद नेचुरल नंबर्स में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद से भी ज़्यादा है, हम उनको अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। ऐसे सेट्स की एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। हर इंटरवल क्लोज्ड हो या ओपन हो, रियल नंबर्स में एलिमेंट्स की तादाद अनकाउंटेबल है, इररेशनल नंबर्स में एलिमेंट्स की तादाद अनकाउंटेबल है। कैसे है? इसका जवाब मैंने बता दिया, अभी हम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इस वक्त हम वो बातें लिख रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पेश आएगी। आपने इन बातों को याद रखना है। इनको आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेट थ्योरी के टॉपिक में। अनकाउंटेबल सेट्स आपको पता चल गया कौन से होते हैं, उसकी चंद एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दी। हर इंटरवल मैंने यहाँ पे गो के क्लोज्ड इंटरवल्स लिखे हैं, लेकिन कोई भी इंटरवल वो ओपन हो, एक साइड से क्लोज दूसरी साइड से ओपन हो, या एक साइड से ओपन और दूसरी साइड से क्लोज्ड हो, हर तरह का इंटरवल जो है, चाहे इन्फिनिटी वाला हो, माइनस इन्फिनिटी से ए तक हो, कैसा सेट है? अनकाउंटेबल सेट है। और आज के लेक्चर में लास्ट रिजल्ट आप आसानी से गेस कर सकते हैं। अगर ए और बी एक दूसरे के सबसेट्स हों और इनमें आप एलिमेंट्स की तादाद की बात करना चाहते हो, कार्डिनैलिटी की बात करना चाहते हो, अगर छोटा सेट इन्फिनिट हो तो बड़े सेट के बारे में क्या ख्याल है? इन्फिनिट का मतलब है इसकी कार्डिनैलिटी या तो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो या नेचुरल नंबर से भी ज़्यादा हो, तो जो सेट बड़ा है उसकी कार्डिनैलिटी भी ज़्यादा होगी। कार्डिनैलिटी के लिए आप काउंटेबल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर ए और बी जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट्स हों और ए जो है वो अनकाउंटेबल हो, छोटा सेट अनकाउंटेबल है, तो उससे बड़ा सेट भी
अनकाउंटेबल है। छोटे सेट में एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट है तो बड़े सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद भी इन्फिनिट होगी। और अगर बड़ा सेट फाइनाइट है तो फिर छोटा सेट भी फाइनाइट होगा। ए और बी ऐसे हैं कि ए बी का सबसेट है, बी काउंटेबल है तो उससे छोटा सेट भी काउंटेबल होगा। इन्फिनिटी के केस में भी अगर b हमारे पास काउंटेबल है तो काउंटेबल कहने का मतलब ये है कि ये फाइनाइट है या इसमें एलिमेंट्स की तादाद नेचुरल नंबर जितनी है, तो इससे छोटे सेट में भी एलिमेंट्स की तादाद काउंटेबल ही होगी, यानी या तो फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या उतने ही होंगे जितने नेचुरल नंबर्स में हैं। अगर a और b इस तरह से हैं कि ए बी का सबसेट है, छोटा सेट अनकाउंटेबल है तो बड़ा सेट भी अनकाउंटेबल है, बड़ा सेट काउंटेबल है तो छोटा सेट भी काउंटेबल है। ये कुछ रिजल्ट्स थे सेट्स की कार्डिनैलिटी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रहे आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं है, स्टूडेंट्स के कहने पर हम कुछ और टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले।